नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिपरजॉय चक्रवात से सब्जियों के भावों में भी आया चक्रवात, भाव 7वें आसमान पर। बजरी माफियाओं के खिलाफ बेनीवाल भीलवाड़ा में गरजे, हल्ला बोल रैली का किया आयोजन। अजमेर जिले में चक्रवात ने किया जनजीवन चौपट, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद में हालात दयनीय। जान जोखिम में डालकर बच्चे पकड़ रहे हैं मछलियां, आना सागर से आने वाली मछलियों का हो रहा है शिकार। जहरीले जीव जंतु के बहाव के साथ पहुंच रहे हैं शहरों में अजगर और सांपों की तादाद ज्यादा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। बिपरजॉय चक्रवात का असर हरी सब्जियों पर भी पड़ा है। मंडियों में हरी सब्जियां नहीं पहुंचने से सब्जियां ऊंचे दाम पर बिक रही हैं। यहां तक कि हरा धनिया भी 100 रुपए पार बिक रहा है। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, देखिए, पिछले 2 दिन से बिपरजॉय चक्रवात का असर लगातार आप लोगों ने देखा है। इसके वजह से शहर की जो सड़कें हैं पानी तालाब में तब्दील हो गई, कई जगह पानी भर गया, कई दीवार ढह गई। मगर इसका सीधा सीधा सा असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी पड़ा है। जो हरी सब्जियां थी जो मंडियों में आ रही थी वह
प्रत्येक किलो हर सब्जी का जो प्रत्येक किलो है, बात करें टमाटर की, आलू की, प्याज की, लहसुन की, उस पर 5 से 10 रुपये प्रति किलो जो ग्राहक है, जो लोग बाग हैं, जो हरी सब्जियां खरीद रहे हैं, उनको अदा करने पड़ रहे हैं। मैं इस वक्त गुलाबबाड़ी एक सब्जी की दुकान पर खड़ा हूं। यहाँ पर जो पुष्कर रावत जी हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि हरी सब्जियां के जो दाम हैं थोड़े से बड़े हैं। अगर टमाटर 20 रुपये किलो है तो वह अभी 25 से 30 किलो बिक रहा है। आलू, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां जो भी है उनकी अगर बात करें तो सीधे सीधे से उनके दाम बढ़े हैं। और सब्जियां हैं जो पहले फ्रेश आ रही थी वह अभी ऐसी लग नहीं रही कि रोज़ कट रही है, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश थी, सब्जियों में भी दाग लगे हुए हैं। और यानी कि जो प्रॉपर सब्जियां होती है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होती है, वह अभी नहीं आ रही है और ग्राहकों पर सीधे सीधे से इसका असर पड़ रहा है। सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, कुल मिला के हर एक हरी सब्जी और फ्रूट पर दाम बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। बात कर लेते हैं पुष्कर रावत जी से। मतलब जो चक्रवात है उसका असर किस तरीके से पड़ा और क्या सब्जियों के रेट पहले थे और अब क्या है? सर पहले से ज़्यादा हो गया सब्जी का रेट, क्योंकि बारिश की वजह से सब गल गए। पालक, धनिया, पुदीना ये सब कुछ भी नहीं है। और टमाटर वगैरह सब बाहर से आते हैं तो उनकी रेटों पे फ़र्क पड़ गया है और सारी फ्रेश नहीं आ रही है सब्जियाँ। अब मौसम खुला है तो क्या लगता है वापस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद अच्छी आएगी। अच्छा, सबसे महंगा क्या है अभी सब्जियों में? पालक, धनिया, क्योंकि ये तो गल रहा है तुरंत। गल रहा है। ठीक है। टमाटर बाहर से आते हैं। अच्छा, पहले टमाटर क्या रेट थे, अभी क्या है? सर फ़र्क पड़ गया, तो 5-10 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। पहले 30 रुपये लोग थे, अभी 40 रुपये लोग हैं टमाटर। अच्छा, धनिया और पालक की क्या रेट है? धनिया है 150 रुपये किलो मंडी में और पालक है 70 रुपये किलो। बिल्कुल दर्शकों, आप देख सकते हैं धनिया 150 रुपये प्रति किलो बताया है। हर सब्जी में हरा धनिया डलता है और लोग हैं वो जो आराम से 2-2, 3-3 किलो लिया करते थे, अभी 1 किलो सब्जी से ही गुजारा कर रहे हैं। और फिर अगले दिन जैसे समय बीतेगा, मौसम सही होगा, उसके बाद फिर से सब्जी अपनी रेट पर आ जाएंगी और जो पहले जैसा भाव है वह हो जाएगा। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हल्ला बोल रैलियों का दौर लगातार जारी है। आज भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं के खिलाफ आरएलपी द्वारा हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। नागौर से भीलवाड़ा जाते समय हनुमान बेनीवाल का NH8 सुभाष उद्यान के सामने आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बताया कि बजरी की दरों को कम करवाने, अवैध रॉयल्टी के नाकों को हटाने, लीज के नाम पर अवैध स्टॉक करके राजस्व हानि पहुँचाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। विशाल प्रदर्शन हल्ला सभा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल व मेड़ता विधायक इंदिरा देवी सहित पार्टी के अनेकों पदाधिकारी संबोधित करेंगे। देखिए, भीलवाड़ा के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम है और इस महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 8 रैलियां और हल्ला बोल के कार्यक्रम रखे। एक नून कंसर की रैली अलग थी। टोंक की रैली बिफर जो तूफान था उसकी वजह से हमने रद्द कर दी, उसको 25 तारीख बाद रखेंगे। बड़ा उत्साह नौजवानों के अंदर। और रिया के अंदर जो हमने पड़ाव डाला था और नदी को खोद, जब ड्रोन से उसका सर्वे करा, नदी को 20 मीटर तक माफिया ने खोद दिया, बजरी माफिया ने, और सारे अवैध नाके लगा दिए, जो भी वेद अवैध। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता हैं, चाहे मिनिस्टर, पूर्व मंत्री, इनके पार्टनर है हर जगह। कोई 20% का पार्टनर, कोई 10% का, कोई 15% का। तो राजनेताओं के साथ मिलकर बजरी माफिया राजस्थान को लूट रहा है। हमारी एक ही मांग है कि बजरी की दरें सस्ती करो और इसने फर्जी स्टॉक बजरी माफिया जो इकट्ठा कर राजस्थान के अंदर, इस पर पेनल्टी लगे। नदी का स्वरूप जो इसने बिगाड़ा है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। हम सब जगह प्रयास कर रहे हैं। रिया व कोलायत के अंदर भी हमारा बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज भीलवाड़ा के अंदर भी है। इस बजरी माफिया को ठीक कर देंगे राजस्थान के अंदर। ये जिस तरह वसुंधरा को जेब में ले घूमता था, गहलोत सरकार को भी जेब में लेके घूम रहा है। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम लच्छीपुरा, राजोसी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश से गांवों में बनी 1 दर्जन से अधिक पुरानी नालियों के रपटे टूटने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते नालियों के समीप खेतों में बारिश का पानी घुस जाने से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि खेत में बोई हुई फसल पानी में तैरती हुई नजर आई। ग्रामीणों का कहना है कि बिपरजॉय तूफान के चलते लगातार पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की
कारण बोई हुई फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते शहीद स्मारक के निकट फ्रामजी उद्यान में बबूल का पेड़ धराशायी हो गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा पेड़ गिरने की सूचना छावनी प्रशासन को दी गई है। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। चक्रवाती बिपरजॉय तूफान लगातार अपना कहर बरकरार दिखा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी रोजाना अभी 3 दिनों से कई पेड़ और कई विद्युत पोल है जो धाराशायी हो रहे हैं। और वहीं नसीराबाद के निकट ककलाना गांव के अंदर भी अभी 1 दर्जन से अधिक जो प्राचीन नाड़ियां थी उनकी रपटें टूट चुकी है, जिसके चलते खेतों के अंदर पूरी तरीके से जल भराव हो गया है और जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से पानी के अंदर तैरती हुई नज़र आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नसीराबाद के फ्रामजी उद्यान के अंदर अभी एक यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा बम्बूल का पेड़ था वो भी गिरकर धाराशायी हो गया है। मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो पेड़ है वो किस तरीके से यहाँ पर गिर के धाराशायी हुआ है। और ये दीवार के ऊपर जो उद्यान की जो दीवार है इसके ऊपर पेड़ पूरा जाकर गिरा हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पर जो उद्यान के पीछे जो दुकान लगाते हैं इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये घटना कितनी देर पहले की है और कैसे गिरा ये पेड़। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। कितनी देर पहले की है? ये अभी आधे पौने घंटे पहले की है। अच्छा, कैसे गिरा ये पेड़? ये बरसात से मतलब उखड़ गया, जल समय जो उखड़ गया। अच्छा, कोई हादसा हुआ है इधर? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। अच्छा, कोई केबिन एबिन थी? केबिन है, केबिन सारी मतलब ढकी हुई है। अच्छा, तो आपने किसी को सूचना दी है? अभी तक तो कोई सूचना नहीं दी, पर अब मतलब मालूम करेंगे। अच्छा, कोई आया यहाँ पे परिषद? नहीं, अभी कोई नहीं आया सब। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा अभी तक यहाँ पर कोई जो छावनी परिषद के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा एक होने से टला है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र धवल के साथ जितेंद्र बालोद, बात आज की न्यूज, नसीराबाद। लगातार 2 दिन से हुई तेज बारिश के चलते आनासागर झील का पानी ओवरफ्लो होकर चट्टानों के सहारे आनासागर एस्केप चैनल में बह रहा है, जिसके साथ बड़ी बड़ी मछलियां भी आ रही हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए छोटे बच्चे और युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें आनासागर झील का पानी लगातार बारिश के पानी से ओवरफ्लो होता जा रहा है, जिसके कारण आनासागर झील में से मछलियां बाहर आ रही हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मछलियों को पकड़ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी चिकनी चट्टानों के बीच में मछलियों को पकड़ते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी का बहाव तेज है, अगर किसी का संतुलन बिगड़ता है तो वह पानी के बहाव में बह सकता है। जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा इस ओर ध्यान देकर मछली पकड़ने के कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है। आनासागर फुल लबालब हो गया, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी ओवरफ्लो होकर नीचे इधर नाले में आ रहा है। अब नाले में कुछ लोग खड़े होकर वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब इसके चक्कर में कुछ हादसा हो सकता है, जनमान की हानि हो सकती है। हाँ, जिस हिसाब से पानी का इतना बहाव, उसके बीच में आप देखो क्या पोजीशन है। बीच में खड़े हैं बिल्कुल पानी के अंदर, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट प्रशासन को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे आके और इनको मना करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आज लोग सुबह प्रातः यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं और जिस प्रकार से पानी का बहाव है, तेज है, अगर मान लो कोई प्रशासन की भी कोई यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है कि भाई उनको किस प्रकार रोकें, अगर कोई भी व्यक्ति अगर भेज जाता है तो वो उसका बचना नामुमकिन है। अजमेर में लगातार हुई बारिश के चलते जंगली जीव जंतु पानी में बहकर सड़कों और नालों में आ रहे हैं। आज सुबह वार्ड 53 कल्याणीपुरा क्षेत्र में 10 फीट लंबा अजगर सुबह नाले में घूमता नजर आया। विशालकाय अजगर की सूचना स्थानीय पार्षद कुशाल कोमल को दी गई। पार्षद कुशाल कोमल मौके पर पहुंचे, जहां वार्ड के काफी लोग एकत्रित थे, जिनमें डर का माहौल था। रेस्क्यू टीम के साथ पार्षद ने सुबह 3-4 घंटे की मशक्कत कर अजगर को बाहर निकालकर रेस्क्यू टीम की हिम्मत को धन्यवाद दिया। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। लगातार हो रही बारिश के बीच तीर्थनगरी पुष्कर में एक बड़ा हादसा टल गया। पुष्कर के वराहघाट चौक में सड़क से गुजर रहा पानी का टैंकर अचानक सड़क में धंस गया। अचानक हुए हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे ट्रैक्टर को संतुलित करने का प्रयास किया गया। वहीं इस हादसे से दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन की पोल खुल गई। पुलिस सड़कें लगातार हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। हादसे के बाद मौके पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची, जिन्होंने यातायात सुचारू करवाया। क्या यहाँ पे उधर से आ रहा था तो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी आगे, तो मैंने साइड में दबा के लिया तो यहाँ पे चेम्बर मतलब नीचे से वो था मतलब पोला था, तो उसके अंदर मतलब टैंकर एकदम टायर आया और पलटी खा गया। बस आगे 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी थी, हॉर्न भी बजाया लेकिन वो सुना नहीं, बाद में वहीं पर खड़ी कर दी। तो बाद में उसने आगे ली, उसके बाद में जब तक टैंकर पलटी खा गया। बाजार में अलाउ तो नहीं है, 3 दिन हो गए पानी नहीं, लाइटों के कारण। तो उन्होंने कहा कि मतलब लाइट में डालते हैं, तो फिर उन्होंने कहा इमरजेंसी है, फिर लेके आओ, फिर क्या करें। उधर भी रास्ता खराब हो रखा है, तो चारों तरफ रोड का काम चल रहा है, उस वजह से इधर से लाना पड़ा है। चक्रवात बिपरजॉय तूफान के चलते लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने उपखंड के सबसे बड़े 150 पलंग वाले राजकीय अस्पताल की पोल खोलकर रख दी है। सोमवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश का पानी राजकीय अस्पताल के वार्डों में 2 फीट से अधिक घुस गया, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के कक्ष में बारिश का पानी इतना घुस गया है कि जिससे चिकित्सकों की कुर्सी टेबल भी पानी में तैरती हुई नजर आई। जहां इलाज के लिए आई गर्भवती महिलाओं को घंटों तक चिकित्सा का इंतजार करना पड़ा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर कई बार सीएमएचओ सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन के द्वारा मामले से अवगत कराने के बावजूद भी आज तक अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने डॉक्टर पीएमओ विनय कपूर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में यदि कोई अधिकारी निरीक्षण के दौरान आते हैं, उस वक्त ही पीएमओ कपूर को अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने का ख्याल आता है और जैसे ही चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी निरीक्षण कर लौटते हैं, उसके कुछ घंटों बाद ही अस्पताल की व्यवस्था पहले जैसी ही हो जाती है, जिससे क्षेत्रवासियों में पीएमओ विनय कपूर सहित अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। अजमेर में बिपरजॉय तूफान के चलते 3 दिन से हो रही बारिश के कारण घरों में फंसे लोगों को खाद्य सामग्री आरएसएस कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटी गई। वैशाली नगर की सागर विहार, फ्रेंड्स कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी, बधिर विद्यालय के पीछे आदि कई कॉलोनियां एवं कच्ची बस्तियों में पानी भर जाने के कारण जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग रोजमर्रा के सामान लाने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार 2 दिन से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। जरूरी सामान जैसे कि दूध, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन आदि लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही परिवारों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जा रहा है। अजमेर में जिला परिषद के सदस्य भाजपा नेता महेंद्र सिंह मंझेवला के बेटे से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष आशीष सोनी व उसके साथियों द्वारा मारपीट करने व गाड़ी में तोड़फोड़ करने और 2 लाख रुपए की नकदी एवं सोने की चेन छीन कर ले जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में मंझेवला के बेटे हर्षवर्धन सिंह राठौर ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाने के एसआई बुद्धाराम ने बताया कि हर्षवर्धन ने दी रिपोर्ट में कहा कि वह बीती शाम को अपनी भारत गैस एजेंसी से लौट रहा था। उस दौरान गैस एजेंसी का 2.5 लाख रुपए का कैश भी उसके पास उसकी कार में रखा था। रास्ते में मंगलम फ्लैट्स के निकट आरएलपी के नेता आशीष सोनी कार को सड़क के बीच में खड़ा कर और उसके दरवाजे खोलकर अंदर बैठा हुआ था। वह और उसके साथी कार में शराब पार्टी कर रहे थे। उस दौरान जब वह अपनी कार लेकर आया तो सोनी की कार का दरवाजा खुला होने के कारण हादसे के डर से उसने कार से उतरकर सोनी को दरवाजा बंद कर बैठने के लिए कहा, जिससे वह नाराज हो गया और सोनी सहित उसके साथियों ने कार से उतरकर हर्षवर्धन के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान
बचाई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उस दौरान भी उसका पीछा किया, जिसका हर्षवर्धन ने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया और खुद को मंगलम फ्लैट्स में जाकर एक स्थान पर बंद कर लिया, जहां से उसने पुलिस को भी फोन कर बुलवा लिया। आरोपियों ने इस दौरान उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था, साथ ही कार में रखे कैश को भी खुर्द-बुर्द कर दिया और मारपीट के दौरान उसके गले की चेन भी तोड़ ले गए। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर सोनी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कल दिनांक 19 से 23 को हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने एक रिपोर्ट दी थी कि मैं मंगलम फ्लैट की तरफ मेरी कार लेके जा रहा था। आगे रास्ते में एक कार खड़ी थी जिसका फाटक खुला हुआ था। मैंने उनको रोक के कहा, भाई फाटक तो बंद कर लो, कम से कम पीछे से कोई गाड़ी निकली तो अट जाएगी किसी के। इस बात को लेके और इस हर्षवर्धन सिंह के साथ में लोगों ने मारपीट, कार से उतर के मारपीट की और पीछे भगे, पीछे पत्थर भी फेंके। इसलिए अपने फ्लैट में, अपने दुकान में, फ्लैट में जाकर घुस गया, नहीं घुसता तो इसके साथ ज़्यादा मारपीट करते हैं। लूटपाट की बता रहा, बाकी लूटपाट जैसी घटना नहीं हुई। इन्होंने केवल मारपीट करने की नीयत से इन लोगों ने इनकी मारपीट करने वाली आशीष सोनी नाम बता रहा है। बाकी अभी वो क्लियर भी जांच की जाएगी संबंध में, फुटेज भी चेक किए जाएंगे। इसमें जो भी स्थिति होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4-5 आदमियों के नाम लिखे हैं, मगर नाम एक आशीष जैन का है। अभी आशीष जान की आशीष सोनी की कार थी। कौन कौन थे मारपीट करने में ये भी खुलासा। ये मंगलम फ्लैट कोटला की तरफ है, उसके मामला दर्ज करा है 143, 336, 440 IPC में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका अनुसंधान किया जाए। वाहन के तोड़फोड़ नहीं की। राजस्थान में भर्ती परीक्षा का आयोजन कराने वाली संवैधानिक संस्था RPSC के मुख्यालय पर आज सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ अध्यापक के अभ्यर्थी जुटे और उनके हाथों में परिणाम जारी करो और नियुक्ति दे के बैनर में पोस्टर लहरा रहे थे। फिलहाल कुछ समय पहले ही RPSC ने ग्रुप A और B के पेपर निरस्त किए और दूसरी ओर लगातार उनकी भर्ती परीक्षाएं संदेह के घेरे में आ रही है और विपक्ष लगातार ED और CBI की जाँच की मांग कर रहा है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बेरोजगारों ने राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल के नेतृत्व में RPSC मुख्यालय पर बेरोजगार सत्याग्रह की शुरुआत की, जहां से पुलिस की मध्यस्थता से बेरोजगारों के एक प्रतिनिधि मंडल को RPSC सचिव आशुतोष गुप्ता से मिलवाया गया, जिन्होंने जुलाई माह तक इस भर्ती परीक्षा को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल के रूप में मौजूद हरपाल दादरवाल सहित अन्य साथियों ने चेतावनी स्वरूप सचिव को बताया कि यदि इस माह में परिणाम जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इसी RPSC के मुख्यालय पर प्रदेश के हजारों भावी शिक्षक सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसके जिम्मेदार RPSC व राज्य सरकार का ढीला ढाला रवैया होगा। इसके बाद RPSC मुख्यालय पर आकर मीडिया से वार्तालाप करते हुए अभ्यर्थियों ने मीडिया के माध्यम से सरकार तक उनकी मांग पहुंचाने का आग्रह भी किया और जल्द परिणाम जारी न होने की दशा में उन्होंने RPSC पर सामूहिक भूख हड़ताल करने की बात कही। इस दौरान RPSC मुर्दाबाद व शिक्षा मंत्री होश में आओ ऐसे नारों का उद्घोष किया गया। हम सर एग्रीकल्चर के कृषि व्याख्याता एग्रीकल्चर के लिए स्कूल व्याख्याता है ना, उसके लिए आए हैं रिजल्ट के लिए, क्योंकि परीक्षा को हुए 9 महीने हुए और हमारा पेपर सबसे पहले हुआ था, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। बाकी हमारे ग्रुप के सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया और उनकी काउंसलिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है। हम पहले भी शुक्रवार को यहाँ पे आके गए हैं, लेकिन हमको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि प्रोसेस में है, ना तो कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है, ना कोई किसी कारण से रुका हुआ रिजल्ट वो भी नहीं। इधर हमारे विषय में 280 सीटें थी और 1727 जनों ने एग्जाम दी थी कृषि व्याख्याता। पहले भी सर हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है रिजल्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही बताया जा रहा है कि सब काम प्रोसेस में है, जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। 4-5 अप्रैल से रिजल्ट आने शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर का नहीं है, बाकी सबका रिजल्ट आ गया। बिपरजॉय चक्रवात के चलते कई जगह पानी भर गया है। प्रशासन ने सिविल डिफेंस NDRF की टीमें गठित कर पानी में फंसे लोगों को निकालने की जिम्मेदारी दी है। NDRF की टीम ने एक बुजुर्ग महिला को 4 फीट पानी भरे स्थान से रेस्क्यू कर उनके छोटे बेटे के पास सुरक्षित पहुंचाया। पुष्कर रोड महावीर कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग के बड़े बेटे ने, जो बाहर रहते हैं, फोन किया और बताया कि उनकी मां बारिश के पानी में घर के अंदर फंस चुकी है, जिसकी सूचना पर NDRF की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया गया। आज सुबह AOC पर एक सूचना आई थी, महावीर कॉलोनी जो पुष्कर रोड पर है, अग्रवाल फैमिली है, मकान नंबर 13 है। वहाँ पर एक माताजी 80 साल की एक माताजी है और उनके घर के अंदर 4 फीट पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरी माताजी को मेरे छोटे भाई के घर पर छोड़ना है, इन माताजी को आप रेस्क्यू करके उस स्थान पर पहुँचाया जाए। वहाँ हम पहुँचे, काफ़ी कॉलोनी के लोग देख रहे थे कि टीम कैसे करती, क्या काम करती है, और मुश्किल से हमने उसको 4 फीट के पानी के अंदर घर पर पहुँचे तो पानी पूरा भरा हुआ है। माताजी रोने लगी, नहीं माताजी चिंता मत करो, आपको पूरा सुरक्षित हम पहुँचाएंगे आपके बेटे के घर पर। और जब उन्होंने उनको स्टेज पर लेटाया, उसके बाद में तुरंत उनको धैर्य दिया, पानी के अंदर भी वो
करीता रही, अरे अरे, तो उनको धैर्य से पहुँचा कर बाहर निकाल कर पूरा वापिस स्टेज से खोलकर गाड़ी में बिठाकर उनके छोटे भाई के घर पर पहुँचाया। कंचन देवी माता जी का नाम है। बिल्कुल मकान पर पूरा अना सागर के नुक्कड़ पर उनका मकान है बिल्कुल, इसलिए पानी उनके मकान में पूरा भरा हुआ था। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। लगातार अजमेर शहर में बारिश के पानी से हो रही अव्यवस्थाओं के चलते आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को 3 इंच गेट खोलने के आदेश दिए।
अजमेर स्मार्ट सिटी का नमूना देखने को मिला। संगम विहार कॉलोनी मेयो गर्ल्स के पीछे जीप के टायर पोली सड़क में फंस गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से मैं आपको बता दूं, संगम विहार कॉलोनी मेयो गर्ल्स के पीछे एक पोली सड़क में एक जीप धंस गई है। कारण बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले निजी केबल यहाँ पर डाली गई थी और सड़क पोली रह गई, जिसकी वजह से बरसात का पानी इसमें घुसता गया और ये जीप के 2 टायर धंस गए हैं। एक साइकिल सवार स्थानीय क्षेत्रवासी मुझे मिले हैं और इन्होंने पूरी बात बताई। क्या कारण रहे, बात कर लेते हैं। वैसे क्या कारण रहे और ये क्या हुआ यहाँ? ये भाई साहब, ये क्या अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ अभी, तो इन्होंने कोई वो लाइन डाली थी, तो लाइन डाली थी इन्होंने क्या फुटपाथ पे जो ये ब्लॉक वाली ईंटें थी ना, इनको तरीके से नहीं हटाई और जेसीबी से फटाफट खुदाई करके केबल डाल के अपना काम ख़त्म करके और रवाना हो गए। इसका नतीजा न तो इस पर कोई अच्छे से दबाव डाला, बस वो जो लेबर आई थी लेबर से बस पावड़े से भूर भूरा के चल गए। उसका नतीजा ये देख रहे हो आप। ये तो गाड़ी है, कल हमारे एक कर्मचारी भी घुस गया था इसमें मोटरसाइकिल लेके। अच्छा, हाँ। लगी तो नहीं? नहीं, वो अंदर है वो तो। अच्छा, आपका नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम भागचंद धारीवाल है। बिल्कुल, भागचंद धारीवाल जी ने बताया है कि निजी केबल, अब ये तो जांच का विषय है कौन सी केबल यहाँ डाली गई थी, मगर जो स्थिति है वह आपके सामने है, काफ़ी दयनीय है। जिला प्रशासन इस ओर संज्ञान ले कि जो भी कंपनी निजी हो या सरकारी हो, विभाग हो, जो भी अपनी केबल वगैरह केबल बात करें टेलीफोन की हो या विद्युत की हो या किसी भी चीज़ की केबल डालें, तो उसको करने के बाद वापस उसका जो रिपेयर है उसकी वो अच्छे से की जाए, सीमेंट के अच्छे से कंक्रीट वगैरह भरत अच्छे से हो, तो ऐसी हादसे नहीं हो। मगर अभी ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये जो जीप है वह उसके 2 टायर सीधे हाथ के ड्राइवर सीट की तरफ के 2 टायर धंस चुके हैं। गनीमत रही, किसी के चोट नहीं आई और एक मेयो कॉलेज का एक कर्मचारी भी इसी जगह पर कल उसकी बाइक धंस गई थी, उसके मामूली सी खरोंच आई है, उसके भी ज़्यादा चोटें नहीं आई। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बाद मैं आपको वार्ड 48 से लाइव दृश्य दिखाऊंगा, वहाँ क्षेत्र के क्या है हाल। धन्यवाद। वार्ड 54 में बारिश के पानी भरने से एक बुजुर्ग दंपति ने रात भर प्लास्टिक की कुर्सी बैठकर रात गुजारी। बारिश तेज होने के चलते इस क्षेत्र में इतना पानी भर गया कि वह अपने घरों में कैद हो गए। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, अजमेर के वार्ड नंबर 54 में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों से ज़्यादा इस क्षेत्र में घरों में पानी भरते हुए हो गया है, मगर इस और किसी भी जिला प्रशासन का, नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि जिला कलेक्टर ने कल जो दौरा किया था वह शहरी क्षेत्र में किया था, जहां आना सागर है, जहां कोई पुल है वहां, मगर जो अंदरूनी जो इलाके हैं वो अभी प्रशासन की नज़रों से अछूते हैं। मैं खड़ा हूं इस वक्त वार्ड 54 के शक्तिनगर आम का तालाब क्षेत्र में और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों में पानी भरा हुआ है, किस तरीके से क्षेत्र में घरों में पानी भरा है। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा इस क्षेत्र का हाल ये है। देख सकते हैं फर्नीचर है पूरा डूब चुका है, पानी से खराब हो चुका है। विद्युत आपूर्ति हालांकि चालू है, मगर उन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि कोई करंट ना आ जाए। इसको लेकर देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में पानी है जो कल 2-2 फीट तक यहाँ पर भरा हुआ था। गुलाबबाड़ी क्षेत्र के वार्ड 54 के गुलाबबाड़ी शक्ति नगर आम का तालाब का ये दृश्य है। बुजुर्ग दंपति यहाँ रहते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा बिल्कुल फेल हो चुका है। हालांकि बारिश बंद हो गई है, धूप आ चुकी है, मगर जो लोग हैं अभी भी समस्याओं से 2-4 होते नजर आ रहे हैं। ये 2 लाख रुपए की फोटो स्टेट की मशीन है जो कि पानी से भीगकर किचन है, किचन का सारा सामान ऊपर रखा गया है स्लैब पर। और स्थानीय पार्षद हैं सुनील दान का, सिर्फ उनके पास अभी सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ वह भरोसा दिला सकते हैं कि प्रशासन के लोग आएंगे, यहाँ कार्रवाई होगी, ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, मगर
मुझे नहीं लगता कि जो स्थिति अभी बनी हुई है वह आने वाले कुछ दिनों तक कंट्रोल हो पाएगी। अब ये क्या कारण है, क्यों इतना पानी भरा, क्या परिस्थितियां रही, वो सब जानेंगे। पहले जो लोग हैं यहाँ रहते हैं मकान मालिक, उनसे बात करेंगे। स्थानीय पार्षद भी लोगों से समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सब्र रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग दंपति हैं जो कि पूरी रात इन्होंने इसी तरीके से प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर बिताई है। और पास में एक दंपति और है जहां पर सिविल डिफेंस को बुलाकर रात को उनको भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया था। अभी आप देख सकते हैं पिछले कई घंटों से बारिश रुकी हुई है, मगर जो घर के हालात हैं वह आपके सामने हैं। घर की स्थिति, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। और मैं जो कि पिछले 1 घंटे से क्षेत्र के हालातों का जायजा ले रहा हूं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों। जो घर की फर्श हैं वह तालाब बन चुकी है, कहीं से भी पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। जो बाहर का हालत है, जहां से निकासी होनी है पानी की, जो नालियां हैं वह तालाब बन गई है। घर में कोशिश की गई थी घर से पानी की मोटर लगा करके इस तरीके से पानी को बाहर निकाला जाए, मगर पानी जाएगा कहां, ऑलरेडी बाहर भी पानी जमा है। एक बार स्थानीय पार्षद से बात कर लेते हैं। और फिर जो क्षेत्रवासी हैं उनसे भी बात करेंगे, किस तरीके का हाल है। पूरा दृश्य दिखाते हुए हम दूर से आपको ये दिखाएंगे जिससे कि पानी का भी अंदाजा आपको लग सके। सुनील जी, ये कौन सी जगह है और क्या हालात है यहाँ पे? पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप इस क्षेत्र में जहाँ पे लोग बाग आने से कतरा रहे हैं, मैं कल से यहाँ जूझ रहा हूँ। और मेरी जो पब्लिक है उनको भी आपने देखा, वो भी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लाइटें बंद है, घरों में पानी भर रहा है, चाहे पलंग हो चाहे कुर्सी हो, सब डूबे हुए। लोगों के पास अन्य स्थान पे जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल कवरेज दिखा रहे हो, बिल्कुल अंदर आके है। और दूसरी बात, ये वार्ड नंबर 54 शक्तिनगर आमगा तालाब का एरिया है, जहाँ पे जेपी नगर के ऊपर का एक नाला है, जो मैंने माननीय आयुक्त साहब, जो हमारे नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार जी, उनको भी नॉलेज में डाल रखा है, महापौर जी को भी नॉलेज में डाल रखा है। वो पूरा जेपी नगर का नाला शक्तिनगर आम के तालाब में मात्र 2 फीट की नाली में आता है जी। उसका बरसात में ऐसा आलम होता है, ये तो एक तूफान था जो 48 घंटों से पानी चल रहा है, तो इस क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। आप इसको पूरी बाढ़ ही कह सकते हो, क्योंकि जगह जगह लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। जो आप स्थिति देख रहे हो, लोग बाग ऐसे घरों के बाहर बैठ मतलब मजबूर है। कल से इन्होंने लाइटें बंद कर करके, कई लोग छतों पे बैठे हुए हैं, जो अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो और प्रशासन की जरूरत नहीं, हालात खुद बयां कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि नगर निगम अजमेर माननीय सुशील कुमार आयुक्त साहब से भी मैंने निवेदन किया है, रविंद्र कुमार सैनी से भी निवेदन किया है। मैं बार बार सुबह से फोन कर रहा हूँ पंप के लिए। दुर्भाग्य है कि पंप भी अभी तक इस वार्ड में नहीं पहुंचा है। और अभी आप बताना चाहूँगा, अभी आप 10:15 का टाइम हो रहा है, अभी तक क्षेत्र में पंप नहीं है। लोग बाग परेशान है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। ना तो उन्होंने सुबह से चाय पी है, ना कुछ खाया है। लोग बाग सारे परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द या तो इस क्षेत्र में आके आप मौका देखें। अगर आपको उचित लगता है तो आप इस क्षेत्र का पानी की निकासी कीजिए, अगर उचित नहीं लगता है तो अन्य स्थानों पे कीजिए। मुझे भी पता है पूरा अजमेर शहर में बाढ़ के हालात बने हुए, पूरे अजमेर शहर में हालत खराब है, लेकिन ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पे प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग मतलब घरों में बहुत परेशान हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। अब बात कर लेते हैं बुजुर्ग दंपति से। हालात वीडियो के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं। जो माता जी है, करीब इनकी उम्र होगी 80 करीब साल होगी। भाऊजी की 85-84 साल है। पूरी रात दंपति ने इस हालत में कुर्सी पर बैठकर बिताई है। यही हालत आप सुन रहे होंगे, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस लाइव वीडियो को देख रहे होंगे। यही हालत भगवान ना करे आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी परिजन के साथ हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं घबरा रहा, क्योंकि वीडियो बयान कर रहे हैं, लाइव आपको दिख रहे हैं कि क्या नरकीय जीवन इस क्षेत्र के लोग जी रहे हैं। जबकि स्थानीय पार्षद ने प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था कि ऐसी स्थिति बन सकती है। हालांकि मानसून अभी दूर है, सिर्फ ये बिपरजॉय चक्रवात का एक 3 दिन का अल्टीमेटम था, उसमें ये हालात है। तो आने वाले मानसून में क्या होगा वह आप खुद समझ सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, ऐसी स्थिति अगर आपके परिजनों के साथ होगी तो आप क्या करेंगे।
बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी, कितनी परेशानी हुई है? आप शायद किसी बीमारी से भी परेशान हैं। ऐसा है साहब, हम जो है कल परसों से जो है 17 तारीख से हमारे को आगाह किया गया था। हम जब से परेशान हैं, कल 18 तारीख से 4 बजे 5 बजे से ये पानी चढ़ा है। हम रात को जो है छतों पर बैठे रहे हैं। अभी ये सुबह यहाँ उठे, ना चाय पिए, ना हमारा घर का सामान कोई भी ढंग का पड़ा हुआ है, सब पानी में बह गया। कुछ भी हमारे पास नहीं बचा और मैं यहाँ 90 से रह रहा हूँ। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए रेलवे के अंडरपास में बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि यहां से लोग अपने वाहनों के साथ नहीं आ जा सकते। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज सुबह से बात आज के फेसबुक पेज पर मैं आपका दोस्त पवन अटारिया ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जो अभी तक ना किसी मीडिया में आए होंगे, ना किसी अखबार में खबरें छपी होंगी। ऐसी ऐसी जगहों के हालातों से आपको रूबरू कराने में जा रहा हूं जो पिछले 3 दिनों से अजमेर शहर में जो विपर्जय चक्रवात से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, कहां कहां क्या क्या परेशानियां आई है, वह सभी जगहों से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। मैं खड़ा हूं इस वक्त मदार के रेलवे अंडरपास के पास और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं मेरे यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। सूरज देवता निकल चुके हैं, धूप आ चुकी है, मगर जो ये अंडरपास आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने इस अंडरपास को बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया था, मगर बारिश का पानी इस अंडरपास में कम से कम 4 से 5 फीट भरा हुआ है और यहाँ पर जो लोग अपने यातायात को सुगम करने के लिए निकलते थे वह अब कोई दूसरा रास्ता जुगाड़ करके निकल रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर ओवरब्रिज बनाया हुआ है, मगर वो लोगों को काफ़ी दूर से आना और जाना पड़ता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से बना ये अंडरपास किसी काम का नहीं है आज की तारीख में। लाखों रुपए कीमत से ये पेंटिंग भी बनाई गई थी। जब ये पेंटिंग बन रही थी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मगर अब ये भी अपनी दुर्दशा का शिकार हो गई है। रेलवे के कर्मचारी या स्थानीय लोगों ने 2 प्लास्टिक की रस्सियां बांधकर यहाँ से लाल कपड़ा बांध दिया है कि यहाँ से कोई ना गुजरे। निश्चित तौर पर ये एक समझदारी वाला काम है, मगर ये जो ड्राइंग पेंटिंग है ये भी दुर्दशा का शिकार है और ये अंडरपास है ये भी दुर्दशा का शिकार है। कल तो हालात ये थे कि अंडरपास के नीचे से दोनों तरफ और ऊपर की तरफ से पानी जैसे झरने की तरह बहता नज़र आ रहा था। मैं छोटे छोटे लाइव में आपको सभी चीज़ों से अवगत कराऊंगा और कुल मिला के कह सकते हैं, पिछले एक इंटरव्यू में सांसद भागीरथ चौधरी से मैंने पूछा था कि रेलवे के जो अंडरपास हैं उसमें जो पानी भर जाता है उसके लिए क्या कार्रवाई है आपके द्वारा। 1 साल हो गया उनके बयान को, मगर जो स्थिति है वो ऐसे की ऐसे ही है। कहीं भी चले जाओ आप रेलवे के अंडरपास में इस तरीके की हालात है और सावधानी भी बरतनी चाहिए। रेलवे ने यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया हुआ है। जब ये बना था, चेतावनी, अंडर ब्रिजों में पानी होने की स्थिति में अंडर ब्रिज में प्रवेश ना करें, पानी भरने पर सूचित करें। आज्ञा से रेल प्रशासन अजमेर। और ये जो नंबर दे रहे हैं इस पर फ़ोन लगा कर स्थानीय लोग थक चुके हैं, मगर कोई जवाब यहाँ से नहीं मिल रहा। चलिए, ये तो रही व्यवस्थाओं की बात, मगर जो पानी है वो स्कूले खाता हुआ स्थानीय लोगों को चिढ़ा रहा है कि मैं भर चुका हूँ और यहाँ से ना गुजरें। अगर आप गुजरोगे तो हो सकता है आपको जान माल की हानि हो सकती है। ऐसे ही लाइवों के साथ आप बने रहें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक लोगों को ज़रूर बताएं कि हमारे शहर का हाल क्या है। जैसा कि कल हमने आपको एक न्यूज़ के मार्फत बताया था, आपकी अपनी अजमेर स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। तो ऐसे अंडरपासों से आपका स्वागत होने जा रहा है दोस्तों। अब अगला लाइव मैं आपको दिखाऊंगा आम के तालाब का, जहां पर पानी घरों में भर चुका है, सड़कें तालाब बन चुकी है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लोगों से कमेंट के माध्यम से आप सवाल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें कोस सकते हैं। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उनका। धन्यवाद। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। अगले लाइव में आप आम के तालाब की लाइव स्थिति देखेंगे, क्या है वहाँ की स्थिति। धन्यवाद।
जगदीश नारायण जी का कमेंट पढ़ लेता हूं मैं एक बार। पवन जी, मैंने 1975 की बाढ़ देखी है, वैसी ही नज़ारा अजमेर शहर का है, सारे अंडरपास का यही हाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका। चलिए दोस्तों, अगले लाइव का इंतजार कीजिए। गुलाबबाड़ी से आम के तालाब का दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। बात आज की न्यूज की खबर का असर आज वार्ड 54 में देखने को मिला, जहां सुबह घर में बरसात का पानी भरने की न्यूज चलाई गई। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने एडीएम सिटी भावना गर्ग को तुरंत क्षेत्र में राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दर्शकों आप सभी को पता है, सुबह वार्ड 54 में मैंने एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें जो काफ़ी क्षेत्र में पानी भरा हुआ है उसकी सूचना पर और स्थानीय पार्षद जो सुनील दानका जी सुबह से इस वार्ड की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, समस्या से समाधान की कोशिश कर रहे हैं। सिविल डिफेंस अजमेर की टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू किया जाना है क्योंकि कई लोग हैं जो सड़क अपने घरों में फंस चुके हैं। सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची है और पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर जी भी मौके पर पहुंची हैं और जिला प्रशासन को वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा रही है जो क्षेत्र की स्थिति है वह। एडीएम सिटी भावना गर्ग जी से नसीम अख्तर जी ने बात की है और यहाँ का जायजा लेकर तुरंत जो परेशानी हो रही है लोगों को उससे निजात दिलाने की बात कही है। कुछ खाने की भोजन के पैकेट की भी यहाँ व्यवस्था करी जानी है क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, छतों पर लोग फंसे हुए हैं। जो सिविल डिफेंस की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है, किसी तरीके से इनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बात यहाँ पर की जा रही है या वह अपने घर पर ही रहें और उन्हें खाने के पैकेट वहाँ पहुँचा दिए जाएं, ये भी एक बात यहाँ पर निकल कर आई है। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। ये क्षेत्र पुष्कर विधानसभा का पड़ता है। पूर्व विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जी नसीम अख्तर जी मौके पर पहुंची है और हालातों का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर है। सिविल डिफेंस के जो प्रभारी हैं वह यहां पर मौका मुआयना कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जो पानी के बीच घरों में फंसे हुए हैं उनको निकालना है, किस तरीके की राहत देनी है, वह यहाँ पर अभी विचार कर रहे हैं। एक बार बात कर लेते हैं। मैडम, अभी मेरे सामने ही जो नसीम अख्तर जी हैं उन्होंने वीडियो कॉल करके एडीएम सिटी भावना गर्ग को हालातों की स्थिति बताई। उसके बाद यहाँ पर राहत कार्य वैसे तो लगातार जारी है, भोजन के पैकेट भिजवाने हैं या जो भी कार्य है वह करवाने की यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ये देख सकते हैं सिविल डिफेंस की टीम भी रेडी है कि इस तरीके से क्या करना है। लेना है, एक बार बात करते हैं। घरों में ही पैक होगा यहाँ तो रोज जाके कमा मैं भी तालाब की पहाड़ पे चढ़ के आई हूँ। 48 घंटे से ऊपर रोज काम पे जाते हैं बेचारे। मैम एक बार मैडम बताओ ना कौन सी जगह है, किस तरह की समस्या आ रही है, क्या आपने बात की है प्रशासन के लोगों से? हाँ मैडम। वार्ड नंबर 54 में बारिश आती है तो बस हमेशा विकट समस्या होती है। इस बार जब विपर्जय का कहर पूरे राजस्थान ही पूरे हिंदुस्तान में बरसा और सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो ये वार्ड नंबर 54 की गलियां आप भी देख सकते हो कि घरों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। खाने की बात तो दूर की बात है, जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसी स्थिति है। ये तालाब की मोरियां भी बंद है, अगर प्रशासन ने तालाब की मोरियों को भी खोल दे कम से कम, ताकि मोरियों से पानी अपना रास्ता बना ले या एक बड़ा नाला बने। पर अभी तो पहली बात तो यह है कि यहाँ के लोगों को तत्काल राहत के लिए जरूरी है कि पंप लगाकर इनको पानी को बाहर निकाला जाए ताकि लोगों की दिनचर्या ठीक हो सके। और मैंने एडीएम भावना गर्ग जी से बात की, वो मौके पर पहुंच रही हैं। सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची और हमारे पार्षद सुनील दानका पिछले 2 दिन से क्षेत्र में ही हैं और मैं भी आज पहुंची हूं
और हमारे कार्यकर्ता भी लोगों की मदद कर रहे हैं। पर पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो 4 या 5-6 पंप भी लगे तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में ये जो तालाब की मोरियाँ हैं ये भी खुलनी ज़रूरी है, एक नाला बने। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दर्शकों, कुछ लोगों ने तालाब की मोरियों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो पाई और ये हालत है कि लोग अपने घरों में यहाँ पर कैद हो रखे हैं। उनके भोजन के पैकेट की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सिविल डिफेंस के प्रभारी, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरीके का राहत पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। वैसे किस तरीके का राहत कराया जाएगा? अभी हम यहाँ आए हुए हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, और जो लोग फंसे हैं उनको निकालेंगे। और यहाँ पास में स्कूल की व्यवस्था की है तो उसमें उनको रहने के लिए व्यवस्था कर देंगे। और जो खाने पीने की है तो पार्षद साहब खुद कह रहे हैं कि हम हमारे पास में कर देंगे। तो मैडम से बात हुई है अभी, देविका मैम से, तो उन्होंने अभी मट पंप के लिए बात की है नगर निगम, तो हो सकता है अभी थोड़ी बहुत घंटे 1.5 घंटे में व्यवस्था हो जाएगी। मैं प्रशिक्षण प्रभारी रवि कुमार, सिविल डिफेंस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी। हाँ बिल्कुल दर्शकों, देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर इनको ढांढस बना रहे हैं कि आप वहीं रहें। जो भी राहत के काम है वे यहाँ पर जल्द ही शुरू किए जाएंगे। ये कुछ घर हैं, जूम करके एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको दर्शकों। 100-150 घर प्रभावित है इससे जी। 100-150 तो आराम से होंगे। 3 दिन से कुछ करूँ कि बाढ़ की हालत है, बाढ़ की हालत। लेकिन बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। राहत कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही जो घरों में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का कार्य शुरू किया जा रहा है सिविल डिफेंस के द्वारा। धन्यवाद। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अजमेर में बेकाबू हुए हालातों पर चिंता व्यक्त की और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सीपी जोशी ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। अजमेर में और पूरे राजस्थान में तूफान आने का इसकी आहट पहले से थी, रेड अलर्ट पहले से था, मौसम विभाग की चेतावनी पहले से थी। 2 दृश्य है, एक तरफ गुजरात, एक तरफ राजस्थान। गुजरात में जहां 1700 किलोमीटर समुद्री एरिया है, जहां 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज हवाएं चली, उसके बाद भी सरकार की चौकसी और जनप्रतिनिधियों की सजगता के कारण कोई जनहानि नहीं होती है, जनता को कोई तकलीफ नहीं होती है, रोजमर्रा की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है। दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां 60 की स्पीड से भी कम हवाएं चलती है और आज तो बहुत कम, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही लोगों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कम से कम 7 लोगों की जनहानि हुई है। एक बच्ची अभी भी उसको रेस्क्यू चल रहा है। कई रास्ते अवरुद्ध हो गए, कई गांवों के रास्ते बंद हो गए, अस्पताल दरिया बन गए, मरीज परेशान है। कई लोगों के गांव में रोजमर्रा की जो आवश्यक चीजें वो नहीं पहुंच पाई, सड़कें जहां बंद हो गई, पानी भर गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले दिन से ही सेवा के कार्य में लगे हैं और कोई जेसीबी में जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर में जा रहे हैं, कोई लोगों को सुरक्षित बचाने का काम कर रहे हैं, कोई लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई कहां पानी भर गया तो उसकी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की, मुझे लगता है पोपाबाई का राज राजस्थान में है, जहां इनके सरकारी दावों की पोल खुल गई, जहां कहते थे कि हमने सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रखी है। अगर चुस्त और दुरुस्त व्यवस्थाएं होती तो राजस्थान की जनता को इस प्रकार की तकलीफ नहीं देखनी पड़ती। आज ये संकट आया है तो इसका जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। हमने मुख्यमंत्री जी, आप इस संकट के समय भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजस्थान की जनता के साथ खड़ी है। इस समय राजस्थान की जनता की, चाहे आपदा राहत कोष हो उसके माध्यम से हो, उसमें भी पैसा केंद्र सरकार देता है,
लेकिन इस संकट के समय पैसा तुरंत ही उनकी जनता की सहायता की जाए। और ये इस संकट के समय आपने जो राजस्थान की रक्षा नहीं कर पाए, वहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसके जिम्मेदार आप हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अजमेर को पता नहीं क्यों छोड़ा, उनके आपस में कोई आंतरिक कलह होगा किसी नेता से, लेकिन ये राजस्थान है, हमें सब पूरे राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे जालोर हो, सिरोही हो, चाहे पाली हो, चाहे अजमेर हो, वहाँ जनता के इस संकट के समय उनके साथ खड़ा था और साथ खड़ा रहेगा। हो गया भाई लोगों को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या कह सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने पुरखों की विरासत को ही शायद याद नहीं रखती या उसको मिटाने में लगी है। इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया, शायद इनको ध्यान में रखना चाहिए। नरसिम्हा राव जी की सरकार में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया, जिन्होंने गीता प्रेस को शुरू किया। ये कांग्रेस ने गीता प्रेस पर जिस प्रकार और हमारे सनातन संस्कृति पर जिस प्रकार का उपवास किया है, मुझे लगता है ये पूरे राजस्थान का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्योंकि रामसुखदास जी महाराज और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान की दराके हैं। ये पूरी सनातन संस्कृति और राजस्थान का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं सोचता हूँ किस बात का 111 करोड़ की लागत की किताबों को मात्र 2.40 करोड़ रुपए में, जहां कागज की कीमत नहीं उस कीमत में हमारी सनातन संस्कृति को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ सम्मान का पत्र लिया, 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं ली। और अभी तक जितने भी लोगों ने मदद करने का प्रयास किया, कभी उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। ऐसे संस्थान के ऊपर इस प्रकार की बात करना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, दिमागी दिवालियापन है। और ये इनकी सोच दर्शाती है कि हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पता नहीं किस प्रकार की घृणा और किस प्रकार का सोच कांग्रेस पार्टी रखती है। सीएम साहब कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप के जरिए जो है पूरे प्रदेश की जनता जो है उसे जुड़ रही है, तो उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट बनने वाली है। 7 करोड़ से ऊपर के गारंटी कार्ड अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि कोई किराए की बिजली के बिलों में कुछ हो नहीं रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि पेंशन तो जो डेथ हो गई उनको भी जा रही है, जो पात्र लोग हैं उनका तक नहीं पहुंच के पा रही है। आप ही लोगों के माध्यम से कई चीज़ें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि राजस्थान में एक व्यक्ति बता दे जिसको 25 लाख का चिरंजीवी में इलाज हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं कि एंजियोग्राफी का चिरंजीवी में लाभ नहीं मिलता, जिसको सांस की बीमारी है उसको लाभ नहीं मिलता। कितनी बीमारियां जिसको जो जरूरतमंद है हॉस्पिटल में जाता कि आपको इसका 1000 लोगों में से 250 लोगों को कम से कम 250 लोग भी मात्र उसमें इंटाइटल नहीं है। आप केंद्र की जो योजना है और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड योजना थी हमारी भामाशाह कार्ड, उसमें और आयुष्मान भारत योजना उसका स्वरूप क्यों बदला? और आपने किस प्रकार से चिरंजीवी योजना आपने बताई, उसमें भारत सरकार का भी अंश है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आपने इस प्रकार की व्यवस्था की कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि आज राजस्थान की जनता त्रस्त है। आपने 4.5 वर्ष कुछ नहीं किया। आप 4.5 वर्ष कुर्सी बचाते रहे, 4.5 वर्ष आप भ्रष्टाचार का खेल तांडव करते रहे। अब आपको राहत याद आई है जब राजस्थान की जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। किस प्रकार की आप सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली राजस्थान में कौन सी राहत दे रहे हैं? आपको राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में आपने जितना वेट लिया है, आम जन का, उपभोक्ता का जेब काटिए, वो पैसा उनके खाते में डालिए। आपने 4.5 वर्षों में जितनी बार बिजली के दाम, आपके मैनिफेस्टो में था कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो जितनी बार बिजली का दाम बढ़ाया आप 4.5 वर्ष में जितनी किसान की, उपभोक्ता की जेब काटी, वो पैसा उसके खातों में लौटाइए।
आज किस प्रकार की राहत देने का आप उसमें भी कैंपों में जो टेंट की कीमत नहीं, पंखे की कीमत नहीं, कूलर की कीमत नहीं, उससे ज्यादा किराया वसूल रहे हो। कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। सचिवालय में करोड़ों रुपया योजना भवन जहाँ प्रदेश की विकास की योजना बनती है, वहाँ भ्रष्टाचार की योजना बनती है। करोड़ों रुपया मिलता है, सोने के बिस्किट मिलते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का खुला तांडव कभी नहीं देखा। और अभी अभी आपने देखा होगा रीट की परीक्षा में फिर से पेपर आउट होना। कौन है इसके पीछे? और मैं तो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने आरपीएससी के जिन माननीय सदस्य को बनाया, आप ही के नजदीक जो राजस्थान और वागड़ की धरती के जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, उन्हीं की सिफारिश से आपने बनाया ना। तो वागड़ की जनता और मेवाड़ की जनता चीख चीख कर कह रही है कि जो आपका वित्तीय प्रबंधन देखते हैं, जिनके कहने से आप जिनको आरपीएससी का सदस्य बनाया, तो क्या ये भ्रष्टाचार की कड़ी आप तक पहुंचती है क्या? इसका जवाब राजस्थान की जनता। अजमेर में स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। 16 करोड़ का एक एस्केप चैनल जो है, जो अजमेर का मेन ड्रेनेज, जो सारा आना सागर का ड्रेनेज वहाँ से जाता है, और स्मार्ट सिटी के कई 100 करोड़ के कार्य अजमेर में। इस पर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने, पार्षदों ने, विधायकों ने, डिप्टी मेयर नीरज जी पीछे बैठे, सभी ने सवाल उठाए थे। अभी जो बारिश हुई उसमें उन सब कार्यों की पोल खुली। करीब एक सवा साल पहले वो ये स्मार्ट सिटी वाला मामला, लेकिन अभी तक उसमें ना तो कोई कार्रवाई। हमने मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार के पूरे उनको कागजात दिए, मैंने दिए। देखिए, राजस्थान में चाहे कोटा हो, चाहे आपकी सरकार स्मार्ट सिटी सेंटर के अंडर में आती है, अब उसमें आप क्या करेंगे? ऐसे अभी आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे बहुत योजना के तहत अर्बन एरियाज में वहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है। चूंकि एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट, क्रियान्वयन राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन ध्यान में आता है कि राजस्थान में कई जगह इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। जो मूल स्वरूप है योजना का, उसमें भी चेंज किया गया है, और अन्ना सागर के मूल स्वरूप को भी छेड़छाड़ किया गया, उसका स्वरूप छोटा हुआ है। तो निश्चित रूप से जहां मैं तो कहता हूं ऊपर वाले से तो डरो, ये खा के कहां जाओगे? ऊपर वाले की लाठी में इतना दम है, तुम्हारी नहीं तुम्हारी औलादी भी तकलीफ पाएगी। तो मैं जहां जनता का पैसा है, जनता के विकास में लगना है, हर काम में भ्रष्टाचार, ये पहली बार राजस्थान की जनता देख रही है। तो मैं निश्चित रूप से जो आपने कहा है, समय आने पर जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन होगा। सर, दरगाह के खाते में एक सर्वर जिसने बयान किया था कि लड़की की चीज भी ऐसी है, और अब बयान देकर अमेरिका चले गए वो। महिला आयोग को शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई महिला आयोग की ओर से भी नहीं हुई। देखिए, जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं अपने मुंह से बोलूं वो भी ठीक नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मातृशक्ति, नारी शक्ति, वो किसी भी धर्म और मजहब की हो सकती है, लेकिन किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये ठीक नहीं है। चलिए, धन्यवाद सबको। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के कवंडसपुरा बबूल वाली गली स्थित एक गुटखा कारोबारी के यहाँ कमर्शियल टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। व्यापारी पर टैक्स में हेराफेरी करने के संदेह पर कार्यवाही की गई। छापेमारी के बाद अन्य कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई। हालांकि किसी और के यहाँ फिलहाल छापा नहीं मारा गया। गुटखा व्यापारी पर कमर्शियल टैक्स में हेराफेरी करने के संदेह पर यह कार्यवाही की गई। छापेमारी के बाद अन्य कारोबारियों में बेचैनी है। हालांकि किसी और के यहाँ फिलहाल छापा नहीं मारा गया। कमर्शियल टैक्स के CTO कैलाश मीणा के नेतृत्व में कवंडसपुरा बबूल वाली गली स्थित पंकज एजेंसी, जो कि गुटखे, बीड़ी, सिगरेट का कारोबार करते हैं, उनके यहां पर टैक्स का सर्वे किया गया। छापेमारी में सहयोग के लिए पुलिस की टीम भी साथ थी। कार्यवाही की खबर जब अन्य व्यापारियों को मिली तो वे अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लग गए। 6 सदस्यीय टीम ने व्यापारी के यहां पर गुटखे के कारोबार से होने वाली आय का रिकॉर्ड मांगा। इसके अलावा अन्य दस्तावेज भी खंगाले गए। तलाशी में क्या बरामद हुआ, फिलहाल यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।